नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में चुनावी दंगल शुरू होने जा रहा है। चुनावी योद्धा मैदान में आए उससे पहले हरियाणा न्यूज लेकर आया कि एक बेहद खास कार्यक्रम कटघरे में नेताजी। ये कटघरा आप देख रहे हैं। आपके नेता हरियाणा के दिग्गज इस कटघरे में आने वाले हैं। आपसे जुड़े जो सवाल होंगे, आपसे जुड़े जो मुद्दे होंगे, वो इस कार्यक्रम के जरिए उठाए जाएंगे। आपसे जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल हम पूछेंगे, जरिया हम बनेंगे, जवाब नेताजी से लेंगे। अब नेताजी पास हैं या फेल हैं, ये आप यानी जनता जनार्दन इस कार्यक्रम के जरिए निर्णय लेने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं आज के खास मेहमान को। जी, आपका परिचय भी करा दें और बुलाना भी हम चाहेंगे कांग्रेस के युवा नेता रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव, जो कि आज के खास मेहमान हैं। आपको कार्यक्रम में हम बुलाना चाहेंगे। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कटघरे में आप आए और रेवाड़ी से जुड़े सवाल हम आपसे करने वाले हैं। दक्षिण हरियाणा की जो राजनीति है उससे जुड़ी बातें आपसे करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कितने आप तैयार हैं, इसको लेकर भी बात होगी। तो शुरुआत की जाए जी। लोकसभा चुनाव से बात करते हैं। चिरंजीव जी, 10 की 10 सीटों पर जीत की आप लोग बात कर रहे थे, 5 पर कांग्रेस जीती है। हालांकि 0 के मुकाबले 5 काफी है, लेकिन जो दावा किया गया था उससे ठीक आधा के। कैसे आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आपकी बार। पिछली बार आपके ध्यान में होगा कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती थी, और अब की बार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन आप देखेंगे तो हर सीट पे बहुत अच्छा रहा। हमारा वोट प्रतिशत जो था वो बढ़ा, करीबन हमें 47% वोट अब की बार आए। ये दर्शाता है कि लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ा है, और हर लोकसभा में आप देखेंगे हमारा जो वोट प्रतिशत है वो बीजेपी के मुकाबले बढ़ा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, और कहीं ना कहीं हमें उम्मीद ये थी कि हमारी कम से कम 7-8 सीट आएंगी। 5 फिर भी हम लोग जीते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रदर्शन हम इसको कह सकते हैं। 7-8 आप उम्मीद कर रहे थे, तो कौन सी सीटें आप मान रहे हैं कि कम हुई हैं? गुरुग्राम भी उनमें शामिल है। देखिए, गुरुग्राम सीट भी हमें उम्मीद थी कि हम लोग जीतेंगे, और बहुत कम मार्जिन से हम उस सीट को हम हारे। आप देखें, पिछली बार हमारा जो हार का अंतर था वो अब की बार से बहुत कम हुआ है। हम करीबन 70,000 वोटों से अब की बार हारे हैं। मेरे खुद की विधानसभा में करीबन 30,000 वोट हमारे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर अगर हम और मेहनत करेंगे तो कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में करेगी। टिकटों को लेकर सवाल कैंपेनिंग के दौरान भी, टिकट चयन के दौरान भी उठते रहे। चुनाव खत्म हो चुके हैं, उसके बाद भी उठ रहे हैं। गुरुग्राम में आपके फादर साहब कैप्टन अजय यादव लगातार ये कहते रहे कि टिकट गलत दे दिया गया। देखिए, अब मुझे लगता है वो बात अब बीत चुकी है। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, और टिकट वितरण के अंदर कई बार मुझे लगता है जातीय समीकरण की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाती है। बट आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी जब विधानसभा चुनाव का टिकट की वितरण करेगी, उसको और बेहतर करते हुए जितने भी अच्छे प्रत्याशी हैं उनको टिकट देने का और काम बेहतर करेगी। मतलब चिरंजीवी मानते हैं कि कमी तो रही है? देखिए, मैं मानता हूं कि टिकट वितरण के अंदर कहीं ना कहीं गुड़गांव में, क्योंकि मेरे पिता ने बहुत साल तक मेहनत करी थी, पिछली बार का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, तो वो और बेहतर चुनाव लड़ सकते थे। पर कहीं ना कहीं राज बब्बर जी ने भी, क्योंकि उनको बहुत कम समय मिला, अगर उनको 10-15 दिन का समय और मिल जाता तो वो भी चुनाव जीत जाते। उन्होंने बहुत मेहनत करी, लोगों के बीच में वो रहे, हम सब लोगों ने मिलकर मेहनत करी, और मुझे लगता है ये तो अब समय बताता कि किसको टिकट मिलती, कैसा वो रहता। बट मैं कहूंगा नहीं, राज तो बब्बर आपके जी ने। पिताजी भी बताते रहे ना कि अगर किसी फिल्मी सितारे को ही टिकट देना है, रणवीर को ले आइए, करीना को ले आइए, कैटरीना को ले आइए, उनसे ही चुनाव लड़वा लीजिए। वो तो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी आपको ने। लगता है राजनीति में और पब्लिक डोमेन में इतने बड़े कद के नेता, कई बार के विधायक, मंत्री, ओबीसी मोर्चा को संभाल रहे हैं, उनका बयान व्यक्तिगत बयान हो सकता है? नहीं, व्यक्तिगत बयान तो होता ही है, पार्टी का लाइंस अलग होती हैं, व्यक्तिगत बयान अलग होता है। और मैं इस बात को स्वयं स्वीकार कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा, राज बब्बर जी ने अच्छा चुनाव लड़ा, और मेरे पिता को भी अगर टिकट पार्टी देती वो भी बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ते। और कहीं ना कहीं जो चुनाव लड़ते हैं वो तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। इतने कम दिनों के अंदर भी 7 लाख से ज्यादा मत आना, ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पे कितनी मजबूत है। अच्छा, जब राज टिकट बब्बर को जी को लेकर आप सवाल उठते हैं तो क्या ये विरोधाभास नहीं है? आप खुद ही ये कह रहे थे कि मार्जिन काफी कम था इस बार जीत हार का, थोड़ा देरी से भी राज बब्बर आए थे, तो पिछली बार के मुकाबले तो काफी अच्छा चुनाव लड़ा के कैप्टन अजय यादव के मुकाबले तो राज बब्बर ने काफी अच्छा इलेक्शन फाइट किया।
ये तो मैंने स्वयं आपको कहा कि उन्होंने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा और जो हमारे मार्जिन है वो बहुत कम रहे, पर पिछले चुनाव के मुकाबले आप देखेंगे मेरे पिता को 5 लाख मत पिछली बार आए थे, जो कि प्रदेश में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वोट थे। तो हर चुनाव के समीकरण अलग होते हैं। पिछली बार जो हवा थी कांग्रेस पार्टी के, वो बिल्कुल विपरीत थी। तो मैं ये नहीं कहूँगा इस चुनाव को और उस चुनाव को साथ जोड़ना तो कहीं ना कहीं गलत होगा। पिछली बार हमारी एक भी सीट नहीं आई थी, अब की बार हमारी 5 सीट हम जीते हैं। आप कह रहे हैं हवा बदली है। अच्छा, गुरुग्राम के अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। किरण, उनकी बेटी श्रुति, वो भी पार्टी छोड़कर चली गई हैं। इस फैसले को, उनके इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? कि ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय था, वो पार्टी को छोड़ के गए। पर मैं तो ये कहूँगा पार्टी के अंदर जिसने इतना कुछ आप लोगों को दिया, इतने साल तक आपको विपक्ष का नेता बनाया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया, उस पार्टी को छोड़ के जाना कहीं ना कहीं मुझे इस फैसले को सही नहीं ठहराऊंगा। मैं तो यही कहूँगा कि आपको अपनी पार्टी के साथ रहना चाहिए, और जिसने पार्टी को आपको इतना अच्छा नाम दिया, आज आपकी पहचान कांग्रेस पार्टी की वजह से है, तो ऐसे छोड़ के जाना तो गलत फैसला है। लेकिन कैप्टन अजय यादव दुर्भाग्यपूर्ण इसे मानते हैं। वो मान रहे हैं कि नुकसान भी इससे पार्टी को होगा। वो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट को लेकर भी कह रहे थे टिकट गलत दिया गया। देखिए, किसी के पार्टी छोड़ के जाने से या आने से फर्क तो पड़ता है, ये मैं नहीं कहूँगा किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, पर यह है कि उनको जाने से बीजेपी को फायदा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है, हमारे पास हर क्षेत्र के अंदर नेता हैं जो कहीं ना कहीं उनकी वजह से उनको जगह नहीं मिल पा रही थी, अब उनको जगह मिलेगी, वो आगे आने में उनको किरण के बढ़ने का जाने मौका से जो मिलेगा। दूसरी पंक्ति के नेता हैं उनको जगह मिलेगी। हाँ, यंग लोगों को मौका मिले, ये तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं उनके लिए व्यक्तिगत तौर के ऊपर ये नुकसान होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ। यंग नेता तो श्रुति चौधरी भी थे। अब वो उनकी है कि वो छोड़कर क्यों गए पार्टी को, ये तो उनका अपना खुद का फैसला है। मैं तो उस फैसले को सही नहीं मानता हूँ। आपको पार्टी में रहकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर पार्टी आपको प्लेटफॉर्म दे रही है, आपको विपक्ष का नेता बनाया, आपको कितने बड़े बड़े पद पार्टी ने दिए, आपको पार्टी के अंदर रहकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। एक तरफ आप कह रहे हैं युवा नेताओं को अवसर मिलेगा, तो इसे तो आप फायदे के तौर पर देख रहे हैं कि उनके जाने से फायदा ही हुआ है। दूसरी ओर आप मानते हैं कि बड़े नेता जाते हैं तो पार्टी को नुकसान होगा। मैंने ये नहीं कहा बड़े नेता जाते हैं, मैं कहता हूँ कोई भी नेता जाता है, अगर कोई सरपंच भी छोड़ के जाता है, कोई पंच भी छोड़ के जाता है, वो गांव में नुकसान करता है, कोई पार्षद छोड़ के जाता है तो वो शहर में नुकसान करता है, कोई बड़ा नेता जाता है तो उसे फर्क पड़ता है। बट उसके विपरीत आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर भी 40 से ज्यादा पूर्व विधायक, बड़े नेता पिछले दिनों में शामिल हुए हैं, पिछले 6-8 महीनों के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी तो उस हिसाब से बहुत मजबूत हुई है, और आप ओवरऑल भी देखेंगे इलेक्शन के अंदर तो इसका फायदा हमें मिल रहा है। चली गई है ना, किरण चली गई है, सिटिंग एक्स एमपी चली गई है। नहीं तो सिटिंग एमएलए, आप हमारा सिटिंग एक एमएलए चला गया, बट आप देखिए हमारे पास अभी 3 सिटिंग एमएलए जो इंडिपेंडेंट है वो ज्वाइन भी तो किए हैं। समर्थन दिया है, ज्वाइन नहीं किया। नहीं, वो ज्वाइन करना, समर्थन देना जो हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया, वो तो एक बात होगी। अब अगर देखा जाए तो किरण चौधरी जी को भी पूर्व विधायक हो जाना चाहिए, लेकिन पर उनको स्पीकर उसके ऊपर फैसला नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। अब सही मायने में तो आप देखेंगे कि उनकी मेंबरशिप चली जानी चाहिए, पर उसको वो नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग मापदंड रखना। अच्छा देखिए, सैलजा ये कह रही माँ और बेटी के साथ गलत हुआ, श्रुति का टिकट कटा। सुरजेवाला भी उनकी आवाज उठाते आए हैं, आपके पिताजी भी आवाज उठाते आए हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ की जो टिकट है वो गलत दी गई, श्रुति अगर फाइट करती तो जीत जाती। तो चिरंजीव राव का क्या मानना है, गलत हुआ उनके साथ? देखिए, मेरा ये मानना है पार्टी ने जो फैसला किया वो सराखों के ऊपर है। मैंने जब राज बब्बर जी को यहाँ से टिकट मिली थी, सबसे पहले 9 विधानसभाओं के अंदर मैंने सबसे पहले मीटिंग करी और मैंने ये बात रखी कि कांग्रेस पार्टी ने जब जिसको टिकट दे दी है, कांग्रेस पार्टी का चेहरा वो है, हमारे कैंडिडेट वो हैं। जब पार्टी ने ये फैसला कर लिया कि किसको टिकट देनी है, तो उसके बाद मेरा मत या किसी और का मत तो मायने ही नहीं रखता है। हमारे लिए तो फेस वही है जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट लेकर आई है। तो चिरंजीव राव का या कैप्टन अजय यादव का मत कोई मायने नहीं रखता है? किसी का मत कोई मायने नहीं रखता। जब हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी ने जब फैसला कर लिया कि इनको टिकट देना है, तो हमें उनका साथ देना है। उसके अंदर दो बातें हो ही नहीं सकती। जब टिकटों को लेकर मंथन चल रहा था तब कैप्टन साहब का बयान आया था कि वो लोकसभा नहीं लड़ना चाहते हैं या दावेदारी में नहीं है। जब राज बब्बर को लेकर चर्चाएं तेज हुई, अचानक वो कहने लगे कि किसी फिल्मी सितारे को, किसी सेलेब को लाने से बेटर है कि जो लोकल, जो मुद्दा खुद का ही, चूंकि लोकल मुद्दों को जो जानते हैं, ग्राउंड से जो नेता जुड़े हैं, उनको मैदान में उतारा जाए।
तो पहले चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, टिकट नहीं मिलने की चर्चाएं थी, उसके बाद कह रहे थे क्यों नहीं मिलना चाहिए था। नहीं, मेरे पिता ने कभी इनकार नहीं किया चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने इनकार तब किया जब ये कहा गया कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा चुनाव के लिए। हाँ। और मुझे लगता है वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है कि अप्लाई करना या नहीं करना। उनका हमेशा से मन था चुनाव लड़ने का। और एक समय पे उन्होंने ये फैसला किया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उसके बाद जब हमारे वर्करों ने, सब लोगों ने कहा भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तब उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। सीएम पद को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। हुड्डा साहब के जो उनके समर्थक हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके करीबी हैं, वो उनको सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। शैलजा के चाहने वाले भी उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं लगातार। देखिए, मेरा ये मानना है कि हर पार्टी का नेता हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, वो ये चाहते हैं जिसके साथ हम लगे हुए हैं वो मुख्यमंत्री बने। बट इसका फैसला तो कहीं ना कहीं, आप जब चुनाव होंगे उसके बाद जो विधायक चुन के आएंगे, विधायक दल की जो मीटिंग होएगी उसमें जो फैसला होगा, और उसके बाद केंद्र नेतृत्व जो हमारा है जो फैसला करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। और मुझे लगता है हेल्थी कंपटीशन तो हर पार्टी के लिए अच्छा रहता है। आज बीजेपी में आप देखेंगे उनके बहुत सारे नेता हैं। पिछले दिनों में आपने देखा होगा राव इंद्रजीत जी लगातार दावा कर रहे थे कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए। पर जब उनकी तरफ से एक निर्णय आ गया कि जो नायब सिंह सैनी ही बनेंगे, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर है। ये डेमोक्रेसी है या गुटबाजी है? नहीं, इट इज इंटरनल तो डेमोक्रेसी। हाईकमान क्यों कहता है गुटबाजी कंट्रोल की जाए? वो क्यों नहीं कहते कि ठीक है डेमोक्रेसी है, इंटरनल पार्टी ने आंतरिक कभी लोकतंत्र है, ये चलता रहे, बढ़िया पार्टी है। ने कभी ये नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उसके अंदर कोई रोक है। उन्होंने ये कहा है कि आप पार्टी प्लेटफॉर्म के बाहर एक दूसरे के खिलाफ आप कुछ मत बोलिए। और जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक भी है। आप पार्टी का एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, आपको कोई अगर कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो आप उसके अंदर बोल सकते हैं। कैप्टन साहब का बयान आया है पिछले दिनों कि अब वो सीएम बनने का सपना देखने वाले हैं, अहिरवाल की जनता की बात करते हुए। देखिए, मुझे लगता है मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो तो हर व्यक्ति देखता है। और मुझे लगता है कि जिसने इतने साल राजनीति करी है उनका अपना मत हो सकता है, पब्लिक का मत हो सकता है। बट इसका फैसला तो कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमांड को, लोगों को इस प्रदेश के, उनको करना है कि किसको वो देखना चाहते हैं। जब हमारे विधायक चुन के आएंगे और जब मीटिंग हमारी होगी, अभी तो बहुत समय उसके अंदर बचा हुआ है, 3 महीने का अभी समय बचा हुआ है। पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि लोगों के लिए हम सरकार को इसको बदलें, जिसने पिछले 9.5 साल के अंदर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंचा दी है। सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होनी आप चाहिए। और आपके पिताजी बयान देने से पहले आपस में कोई बातचीत करते हैं? कैसे तालमेल आप लोगों का? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा एक फादर और सन का होता है वैसे ही हमारा है। बट पॉलिटिकली आप देखें कि हर व्यक्ति वो का सीएम अपनी बनने एक का सोच है। सपना देखने की बात कर रहे हैं, अहिरवाल की जनता का हवाला देते हुए आप ये कह रहे हैं कि पहले सरकार बने, विधायक चुनकर आए, उसके बाद मैंने अभी विधायक दल कहा का तो नेता। आपको कि मेरे पिता का बहुत लंबा उनका राजनीतिक मत आप करियर बता रहा रहे है और 6 बार वो विधायक रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं। तो मुझे लगता है उनका हक तो है ही, अगर पार्टी उसको अगर देती है तो। बट मेरा ये मानना है, मुख्यमंत्री बनने का हक है कैप्टन अजय यादव का। देखिए हर व्यक्ति का है जो पार्टी में इतने साल दे देता है। मेरा भी हक है बनने का, मैं भी एक बार विधायक बनूं। अगर पार्टी चाहेगी तो पार्टी किसी को भी बना सकती है। आपने बहुत ऐसे मौके देखे हैं, पहली बार दूसरी बार के बन जाते हैं। बट मेरे तो चाहना होना या किसी और की, एक ही घर में मुख्यमंत्री बनने के दो सपने पल रहे हैं। नहीं कैप्टन अजय यादव भी सीएम बनना चाहते हैं, राव चिरंजीव भी सीएम मेरा बनने का मेरा ख्वाब देख कोई रहे हैं। ऐसा सीएम बनने का नहीं है। बट मैंने कहा कि भाई हर व्यक्ति का सपना होता है बनने का। ये तो पार्टी को फैसला करना है कि भी वो किसको बनाएगी। और मुझे लगता है मेरा तो अभी राजनीतिक सफर बहुत लंबा है और मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा ये है कि लोगों को हम लोग सर्व करें, उनके लिए हम काम करें। आज जो सरकार है जो पिछले 9.5 साल से लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, आज जो पिछड़ापन है हरियाणा का जो बढ़ता जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं हटाना ये पहला हम सबका फर्ज बनता है। नायब सैनी की आप बात कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी अनाउंस कर चुकी है उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी सरकार बनाती है, मुख्यमंत्री वो होंगे, ओबीसी से आते हैं। आप भी कैप्टन अजय यादव भी जाहिर है ओबीसी से आते हैं, तो इस नाते लगता है कि कांग्रेस में भी उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए हरियाणा में। देखिए, मुझे लगता है कि कास्ट को एक देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ये दे रही है। आप देखिए हुड्डा साहब को विपक्ष का नेता बना रखा है। उदय भान जी हमारे दलित समुदाय से हैं। हमारे शैलजा जी भी दलित समुदाय से हैं, वो हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं।
रणदीप जी हैं, मेरे पिता ओबीसी समाज से आते हैं, तो मुझे लगता है हर जो कास्ट है उसको बराबर कहीं ना कहीं दे रखा है पार्टी ने, और ये तो पार्टी को फैसला करना है कि उनको किसको किस तरह से इस्तेमाल आप कह करना रहे है। हैं हर एक जाति को प्रतिनिधित्व दिया के। आपके पिताजी का हाल ही में बयान आया कि कांग्रेस में एससी एसटी ओबीसी को नजरअंदाज किया गया है। भूपेंद्र हुड्डा अपने सामने किसी को कुछ नहीं मानते हैं। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है कि भाई उन्होंने क्या कहा, पर मेरा ये मानना है कि पार्टी ने बहुत कुछ सबको दिया है, कहीं ना कहीं इतने नहीं, वर्ष एससी हो एसटी गए। ओबीसी को नजरअंदाज किया गया है या नहीं? नहीं, कैप्टन अजय यादव के बयान से आप इत्तेफाक नहीं रखते मैं हैं? उससे वो इत्तेफाक गलत नहीं कह रहे हैं? रखता। नहीं, मैं इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता। दिया हुआ है, आप देखिए ना, शैलजा जी अभी हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उदय भान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको दिया है, और कहीं ना कहीं हर जाति को देने की कोशिश करी है, और जो अगर कोई कसर रह गई है तो उसको विधानसभा चुनाव में पूरा किया जाएगा। हुड्डा साहब के कभी पक्ष में बोलते हैं कैप्टन अजय यादव, कभी उनके खिलाफ भी बयानबाजी करने लगते हैं। तो ये किस तरह के खट्टे मीठे, ये किस तरह के रिश्ते हैं उनसे? देखिए, भूपेंद्र बहुत हुड्डा से? पुराना एक दोस्ती के अंदर कई बार आपके किसी भी दोस्ती के अंदर आप देखते हैं, और उनके दिल में कुछ एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ये तो आपका व्यक्तिगत ये सोच हो सकती है कई बार जो आ जाती है लोगों के लिए, बट उनका बहुत हेल्दी रिलेशन है। बहुत साल उन्होंने एक साथ काम किया है। मेरे पिता और हुड्डा साहब का बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन हुड्डा साहब के आसपास के जो नेता हैं वो ये मानते हैं कि अजय यादव, जिनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, वो अहिरवाल में कांग्रेस के खिलाफ बोलकर कांग्रेस के लुटिया डुबोने में लगे हैं। नहीं नहीं, मेरे फादर और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा ये कोशिश करी कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए, और हर व्यक्ति की ये सोच होती है, कोशिश होती है कि अपनी पार्टी को मजबूत करे, और हम सब लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। कांग्रेस में देखिए अलग अलग धड़े हैं, जिसको आप कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र के। एसआर के गुट, जिसमें से हालांकि किरण कम हो गई हैं, वीरेंद्र सिंह भी अब आ गए हैं, चूंकि एक धड़ा उनका भी माना जा रहा है। तो क्या कैप्टन अजय यादव, राव चिरंजीव, उनका परिवार किसी धड़े, किसी गुट में आता है? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत 2007 में करी थी। 2010 में प्रदेश अध्यक्ष पार्टी ने बनाया युवा का, फिर मुझे युवा कांग्रेस में काम करने का मौका मिला। अब मैं राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ। तो हमें बहुत कुछ पार्टी ने दिया है। मेरी ये सोच है, कांग्रेस पार्टी में कोई भी है उसको अपने निजी स्वार्थ को पीछे रखते हुए कांग्रेस पार्टी को सबसे आगे रखना चाहिए। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, उनका जो मत है वो हम सबका मत है। कांग्रेस हरियाणा में पार्टी आपके नेता कौन है? हरियाणा में हमारे नेता बहुत सारे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उदय भान जी है, मेरे पिता हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं जो अपने रूप में काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। शैलजा जी हमारे मजबूत नेता हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर मिलके काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है हम सब लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग बोलते हैं, कांग्रेस के बाहर भी बोलते हैं कि कांग्रेस पिता पुत्र की पार्टी हो गई है। ये लोगों का अपना मत हो सकता है, मैं उससे बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। जिसको कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष का नेता बना दिया, जिसको पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिसको हमारा प्रभारी बना दिया, उसके रूप में काम करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर पार्टी की एक जिसको जो पावर दे दी है उसके साथ काम करना चाहिए। रेवाड़ी पर आते हैं। रेवाड़ी का विकास हुआ है? काम हुआ रेवाड़ी में? ये तो हमारे सांसद हैं राव इंद्रजीत जी, उन्होंने पिछले दिनों में किसी ने उनसे सवाल किया था कि पिछले 5 सालों में रेवाड़ी में एक ईंट भी नहीं लग पाई, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि पिछले 5 सालों में रेवाड़ी में एक ईंट भी नहीं लग पाई। तो लोगों ने उनसे सवाल किया था कि सांसद तो आप भी 5 साल रहे, आपने कोई काम क्यों नहीं कराया? पर मेरे पास जो फंड आए उसको हमने सही तरह से मैनेज किया। मेरी विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हमने कोशिश नहीं करी कि जो हमें फंड सरकार की तरफ से मिले उसको हम लगाया जाए। कहीं हमने गलियां बनाई, कहीं हमने हॉल बनाए, कहीं जिम हॉल बनाए, कहीं हमने ये कोशिश करी कि 4 दीवारी कराई जाए। पर मुझे लगता है जितना काम होना चाहिए था रेवाड़ी के अंदर वो नहीं हो पाया है। और ये बात रेवाड़ी की नहीं, ये बात हर विधानसभा की है। एक ईंट लगी है, नहीं लगी है, आप ये बताएं। नहीं, ईंट तो लगी ना, जो मैंने आपको बताया कि मैंने अपने तो ये राव इंद्रजीत को लग रहा है कि रेवाड़ी में एक ईंट भी नहीं लगी। आप ये कह रहे हैं हाँ, मुझे जितने विधायक के नाते फंड्स मिले, मेरे काम उसमें करवाया गया। मैं इस बात को आपने से कहा ना कि जो हमें फंड मिला उसको हमने सही तरीके से लगाया। और कहीं ना कहीं हो सकता है राव इंद्रजीत जी जिस हिसाब से उनको फील्ड में काम करना चाहिए था वो पूरे राजनीतिक सफर में उन्होंने नहीं किया। और मुझे लगता है ये 5 साल तो
और 10 साल मैं कहूँगा कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण रेवाड़ी के लिए और पूरे हमारे प्रदेश के लिए रहे। सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, क्राइम की बात करें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें रेवाड़ी की जनता परेशान नजर आती है। तो एक विधायक के नाते आप अपना मानते हैं कोई फेलियर इसमें रहा के, या सरकार बीजेपी की है, 10 साल से सत्ता में बीजेपी है, तो आप उन पर ही ठीकरा फोड़ने वाले हैं? नहीं, ठीकरा फोड़ने की बात तो आपने स्वयं ही इस बात को कह दिया कि सत्ता के अंदर बीजेपी है, तो प्राथमिकता तो तो मैंने और 2 ओनस ऑप्शंस तो आपको दिए हैं कि विधायक के नाते आप भी कुछ जिम्मेदारी नहीं, लेंगे हमने या हमारी फिर सरकार पर जिम्मेदारी ही ठीकरा बखूबी फोड़ेंगे? निभाई। हमने हमारा जब विधानसभा का सत्र रहा उसमें उसकी आवाज़ उठाई, विधानसभा के बाहर सड़कों में उसकी आवाज़ उठाई। हमारी ये कोशिश रही कि लोगों के मतों को हम लोग उठाएं, और मुझे लगता है जितना हम कर सके हमने बहुत लोगों के लिए किया। काम बहुत किया गया है। एम्स को लेकर बहुत सारा बातें हैं, चर्चाएं हैं, क्रेडिट लेने का प्रयास जाहिर है बीजेपी भी कर रही है, इसे लेकर सियासत भी खूब हुई है। देखिए, मेरा ये मानना है कि आम लोगों ने उसके लिए बहुत आवाज़ उठाई, बहुत मेहनत किया, धरने किए, प्रदर्शन किए, और वही कारण रहा कि आज एम्स बनने की शुरुआत वहाँ पर हो गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों की एक बहुत बड़ी जीत इसके अंदर रही। जो लोगों ने धरना किया, प्रदर्शन किया, माताओं बहनों ने करीबन 6 महीनों तक जो धरना प्रदर्शन किया, वो उसका नतीजा है कि वहाँ पर उस काम की शुरुआत हो गई है। बीजेपी को, सरकार को कोई क्रेडिट देंगे इसमें? ये तो स्वयं वहाँ के लोग नहीं दे रहे हैं, इनके खुद के नेता नहीं दे रहे हैं जो बीजेपी के हैं। क्रेडिट लेने की होड़ की वजह से ही तो उतना उसका डिले हो गया। जो घोषणा 2015 में जिसकी की गई, 2024 में जिसका शिलान्यास रखा गया, 9 साल तो इनके श्रेय लेने में निकल गए। पहले मनीठी वाला भी मुद्दा था ना, एक जमीन को लेकर भी इशू था। आप देखिए, एक परियोजना जिसको आप लेकर आए थे, जिसको 2 साल में पूरा करना था, आपने 2015 में मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा करी, 4 साल बीत के कुछ नहीं हुआ। 2019 में फिर दोबारा मुख्यमंत्री ने और फिर प्रधानमंत्री ने घोषणा करी। 2019 प्रधानमंत्री की घोषणा की हुई, 2024 के अंदर वही शिलान्यास रखने आ रहे हैं। ये तो पता चलता है कि चुनावी फायदे के लिए उसको कहीं ना कहीं किया गया था, पर उसका फायदा भी उनको नहीं मिला। अहिरवाल में एक तरह से बीजेपी का कब्जा हो चुका है, बीजेपी मजबूत है। रेवाड़ी, हालांकि आपने रेवाड़ी का किला आपने बचा रखा है, अगले चुनाव को लेकर क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत थी, और जहां तक बात है अहिरवाल की, अहिरवाल में भी अब की बार महेंद्रगढ़ की सीट हमने जीती, जो रावदान सिंह जी ने जीती। दौलताबाद जी जो हमारे अब विधायक नहीं रहे, उन्होंने बादशाहपुर की सीट जीती, मैंने रेवाड़ी की सीट जीती। तो अब भी, तब भी हम लोगों ने 3 सीटें जीती थी। और कहीं ना कहीं जो एक लोगों में मैसेज ये गया कहीं ना कहीं कि निर्दलीय तो बीजेपी के साथ ही थे वो। नहीं, निर्दलीय तो थे, बट बीजेपी वहां नहीं जीती ना। हाँ, बीजेपी नहीं हाँ, जीते। बीजेपी वहां नहीं तो जीती। तुलनात्मक रूप से बीजेपी मजबूत है। साउथ हरियाणा की हम बात नहीं, कर मैं रहे हैं। उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं इस बात को करूंगा। आप देखिए, अब की बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ गुड़गांव का, उसने दर्शा दिया है कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत हुई है। आपके बादशाहपुर और गुड़गांव को अगर हम छोड़ दें, बाकी 7 विधानसभाओं में कांग्रेस की 30 से 35 हजार, कहीं 40 हजार वोटें भी बढ़ी हैं। ये दर्शाता है कि दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जब मुद्दे अलग होंगे, अब तो मोदी जी के चेहरे के ऊपर इन्होंने कहीं ना कहीं 5 सीटें भी जीत गए, अब तो वो भी नहीं होगा। अब तो इनको अपने काम को, अपने रिपोर्ट कार्ड को लेके लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सारी सीटें दक्षिण हरियाणा की भी और पूरे प्रदेश की हम लोग जीतने जा रहे हैं। रेवाड़ी को लेकर हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पिछड़ा तो है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर हम बात करें। कैप्टन अजय यादव 6 बार विधायक रहे, हुड्डा दोनों कार्यकाल में मंत्री रहे, आप भी विधायक हैं। तो आपकी, आपके पिताजी, आपके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर रेवाड़ी में विकास नहीं हुआ तो जनता आप लोगों से भी सवाल करेगी। देखिए, मेरे पिता, और जब हम कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर रही 2005 से 14, तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हम लोगों ने रेवाड़ी के अंदर बनवाई। हमने कॉलेज बनवाए 3, एक खरखड़ा के अंदर, एक रेवाड़ी के अंदर। हमने ITI बनवाई, हमने पॉलिटेक्निक बनवाई, आपका ट्रॉमा सेंटर, सिविल हॉस्पिटल, आपके जिमखाना क्लब। आप रेवाड़ी में अनेकों हमने नहरों के जाल बिछवाए, बिजली घर बनवाए। जितने भी स्कूल अपग्रेड हुए वो तब हुए जब हम लोगों की सरकार वहाँ पर रही। तो मेरा ये मानना है, जब हमें मौका मिला, जब हमारी सरकारें हरियाणा के अंदर रही, तब हम लोगों ने बहुत विकास कराया। अब तो 10 साल जो थे ये तो बीजेपी के थे, इनको कुछ करवाना चाहिए था रेवाड़ी के अंदर। हम तो हमारी मांग रख सकते हैं, अब इसको पूरा करना ना करना ये तो बीजेपी के हाथ में, ये तो मुख्यमंत्री के हाथ में है। मैंने लगातार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी हों, अभी भी 4 दिन पहले मैं नायब सिंह सैनी जी से ही मिला, और हमने बात अपनी यही रखी कि भी हमारे रेवाड़ी को आप कुछ तो दो। आपको भी चुनाव में जाना है वोट मांगने के लिए, एक परियोजना को ये बता दें
जो इन्होंने पिछले 10 साल में रेवाड़ी के लिए किया हो। एक प्रयोजना इनको हमारी विधानसभा के लिए नहीं मिलेगी। हम जिस मेडिकल कॉलेज के लिए जगह इनको आवंटन करके चले गए थे, वो मेडिकल कॉलेज इन्होंने नहीं बनाया। हमने बस स्टैंड की जगह चिन्हित कर दी थी, उसको ये नहीं बना पाए। तो कोई एक प्रयोजना तो ये बताएं जो इन्होंने पिछले 10 साल में रेवाड़ी के लिए किया हो। पिछले चुनाव में बहुत कम मार्जिन से आप जीते थे। देखिए, चुनाव में हार जीत तो 1 वोट और कुछ वोट का फर्क रहता है, हर चुनाव का ये रहता है। और मैं जब चुनाव जीता था तो उस वक्त बहुत मेहनत बीजेपी ने वहां पर की थी। हमारे सांसद जी ने बहुत दिन मेरी विधानसभा में ही बिताए। मेरे यहाँ राजनाथ जी आए, मेरे यहाँ जेपी नड्डा जी आए, और आखिरी दिन नरेंद्र मोदी जी भी मेरे चुनाव में प्रचार करने के लिए आए। तो मुझे लगता है लोगों ने फिर भी मुझे मौका दिया, काम करने का दिया। तो वो मेहनत तो बीजेपी इस बार भी करने वाली है, बीजेपी के उम्मीदवार भी करने वाले हैं, दिल्ली से बीजेपी के बड़े नेता इस बार भी आने वाले हैं, तो लगता है सीट बचा पाएंगे। और उससे पहले सवाल ये भी कि आप आश्वस्त हैं कि कांग्रेस हाईकमान आपको टिकट देगा? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने इतने वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, और मुझे लगता है मेरे से बेहतर प्रदर्शन मुझे नहीं लगता कि किसी ने नहीं, आप ये भी तो मान रहे हैं रेवाड़ी में काम नहीं हुआ, दिखता तो काम ही है। काम तो अब प्रयास बीजेपी ने नहीं किया प्रयास ना की जी। वो ठीक प्रयास, है, लेकिन आप प्रयास किया, वो विधायक ने किया, काम नहीं हुआ वो सरकार ने नहीं किया। देखिए, प्रयास तो जो करना होता है वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। अगर पक्ष के लोग प्रयास ना करें और काम ना हो तो उनके लिए तो आप ये कह सकते हैं कि भाई आप प्रयास करने के बावजूद भी, क्योंकि आप सत्ता में थे, आपने काम नहीं किया। हमने तो प्रयास किया। अब देना ना देने का काम तो बीजेपी का अपना था कि उनकी सरकार सत्ता में है, वो हमें दे या ना दे। जहां तक बात की टिकट की, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। मैंने लगातार पार्टी की सेवा पिछले 30-35 साल से मेरे पिता ने करी, हमारे दादाजी ने की है, और मुझे लगता है कि मेरे से बेटर विधायक का कार्यकाल फर्स्ट टाइमर के रूप में सबसे अच्छा रहा है। एक कोटा सिस्टम जो खत्म हो गया है लोकसभा में, हमने देखा, तो उस नाते भी लग रहा है कि टिकट मिलना ही एक अपने आप में पहली लड़ाई रहेगी। नहीं, मेरे लिए कोई पहली लड़ाई नहीं रहेगी इस चीज की, क्योंकि आप देखिए, मैंने पार्टी की सेवा संगठन के रूप में काम किया है और लगातार मैं लोगों के बीच में रहा हूं। और मुझे तो कहीं ना कहीं जितने भी नेता हैं वो आज कांग्रेस पार्टी के कहते हैं कोई सीट हम जीते ना जीते, रेवाड़ी की सीट हम जरूर जीतेंगे। हरियाणा की जनता आपको देख रही है, रेवाड़ी की जनता आपको देख रही है, आपके वोटर्स आपको देख रहे हैं। एक विधायक के नाते आप ये मान रहे हैं कि आप पास हुए हैं, या फिर आपको लगता है कई मोर्चों पर आप फेल रहे, जितना अच्छा कर सकते थे आप नहीं कर पाए? मुझे तो लगता है कि मैं 10 में से 10 नंबर लेकर, अब इस बात का फैसला तो जनता करेगी, पर मेरा अपना मत यह है कि जितना मुझे करना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा मैंने किया। हाँ, ये हो सकता है कि सरकार की तरफ से जितना सहयोग हमें मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाया। चले, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो राव चिरंजीव को आप सुन रहे थे, इनका कहना है 10 में से 10 नंबर ये खुद को देंगे। हालांकि जो काम नहीं हो पाया, इनका कहना है सरकार ने नहीं करवाया, विधायक के नाते इन्होंने प्रयास पूरे किए हैं। हालांकि हरियाणा की जनता, रेवाड़ी की जनता ये तय करेगी, निर्णय लेगी कि राव चिरंजीव ने विधायक के नाते कैसा और कितना काम किया है।